हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR 3 की फाइलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ITR 3 फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे डाउनलोड सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है। देन आपको ITR 3 की एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करनी है और बहुत जल्दी ऑनलाइन ITR 3 भी इनेबल्ड हो जाएगा। इसके बाद एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करने के बाद आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है, देन आपको ओपन करना है। ITR 3 फॉर्म उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है जो शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन करते हैं। तो शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन जैसे कि इंट्राडे हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट हो गया, जिससे कि आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो ITR 3 को फाइल करने से पहले आपको अपनी एक कैलकुलेशन, एक शीट अपनी प्रिपेयर कर लेनी है। कैसे शीट आपको प्रिपेयर करनी है, तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रेडिंग किए हुए हैं वहां से आपको टैक्स P&L स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है और आपको उसको ओपन करना है। तो सबसे पहले हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग से स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने जीरोधा की शीट ओपन की हुई है और यहाँ पर आपको FNO वाली शीट में चले आना है। तो यहाँ पे जीरोधा की शीट में आपको ऑप्शन से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है ये आपको फिगर यहाँ पे दिख जाती है और ऑप्शन से कितना टर्नओवर हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। और इनका जो सेकेंड प्लेटफॉर्म है जहां से इन्होंने ऑप्शन की ट्रेडिंग की है वो है मीरे एसेट का एम स्टॉक प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे सबसे लास्ट में आप आओगे तो यहाँ पे आपको टोटल ऑप्शन का टर्नओवर कितना है और कितना इसमें लॉस हो रखा है, ये दोनों फिगर आपको मिल जाती है। इसके बाद हम आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। इंट्राडे के केस में कुछ इस तरीके से टर्नओवर आपको दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको इंट्राडे में क्या प्रॉफिट और लॉस हुई ये फिगर भी आपको दिखती है, ठीक है। और यदि आपने डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मतलब आपने स्टॉक को खरीदा, उसको कुछ दिन के बाद आपने बेचा, जिसमें कि आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है या लॉस हो रखा है, तो आपको जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे ही ये दोनों भी दिख जाते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड प्लेटफॉर्म के स्टेटमेंट को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ रखा है और टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको ITR 3 में कैपिटल गेन के लिए दो डेट्स दिखेंगे। 23 जुलाई के पहले आपने कितनी सेल की, उसमें आपको कितना गेन या लॉस हुआ। 23 जुलाई के बाद आपकी कितनी प्रॉफिट और लॉस है म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट से। तो देखिए इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट होती है रिडेम्पशन की डेट, रिडेम्पशन डेट या फिर सेलिंग की डेट, जो कि आपको जीरोधा की शीट में भी दिख जाती है, ठीक है। तो आपको ये जो रिडेम्पशन की डेट है दोस्तों, इसमें आपको 23 जुलाई के पहले तक की अपनी एक कैलकुलेशन अलग से करनी है, 23 जुलाई के बाद के लिए अलग से कैलकुलेशन करनी है। जैसे यहाँ पे हमने एक शीट प्रिपेयर किया हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई के बाद हमने तैयार कर लिया, बाई वैल्यू ले ली, सेल वैल्यू ले ली, ठीक है। और 23 जुलाई के बाद क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखी है, टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई। लॉन्ग टर्म के केस में 23 जुलाई के पहले क्या हो रखी है कैपिटल गेन, 23 जुलाई के बाद क्या रखी है, टोटल यहाँ पर भी कैलकुलेशन हो गया। तो वो दोनों ही फिगर आपकी इस फिगर से मैच करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 17,883, तो यहाँ पे 17,884 राउंड ऑफ फिगर कर दिया हमने। और इसके बाद लॉन्ग टर्म के केस में 288,746 है, तो 288,747 ये राउंड ऑफ फिगर हो गया। इसके बाद दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग हो या इंट्राडे ट्रेडिंग हो, उसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको अपनी करनी पड़ेगी। FNO के केस में क्या टर्नओवर है, ठीक है। आपका यदि एक प्लेटफॉर्म है तो आप एक ही प्लेटफॉर्म का यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म से है इनका, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों का लिया हुआ है टर्नओवर। और दोस्तों यहाँ पे लॉसेस कितने हो रखे हैं ऑप्शन में, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो ये दोनों ही उसी शीट से मिल जाएंगे जो कि मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब ITR फाइल करते समय आपको परचेस वैल्यू और सेल वैल्यू चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसी से प्रॉफिट और लॉस निकलता है ऑप्शन का। तो देखिए यहाँ पर लॉस हो रखा है, इसका मतलब कि हमारी परचेस वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये जो सेल वैल्यू है इसमें से इस लॉस को प्लस कर देना है और इसमें से ये सेल वैल्यू जो कि 710,158 है ये हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी लॉसेस आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग होती है उसको बिजनेस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसमें जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जो ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पे आपको चार्ज किए जाते हैं वो भी एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। तो यहाँ पे ने जीरोधा का और मीरे एसेट दोनों का ही एक्सपेंसेस यहाँ पे ले रखा है और टोटल हमने यहाँ पे कर लिया है। तो देखिए मीरे एसेट का तो यहाँ से मिल गया, सबसे लास्ट वाले पेज में ये अमाउंट मेंशन है कि टोटल कितना एक्सपेंसेस इसमें हुआ है ऑप्शन की ट्रेडिंग में। इसके बाद जीरोधा की शीट को भी हमने ओपन किया तो यहाँ पर भी हमने टोटल कर लिया है कि कितना एक्सपेंसेस आ रहा है। ये दोनों अमाउंट हमें क्या करना है, अपने उस शीट में जो है इंटर करना है। तो ये टोटल एक्सपेंसेस हमारे अलाउड हो जाते हैं।
अब इसके बाद आपको छोटी सी यहाँ पे क्या करनी होती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना लेना होता है, क्योंकि आपको ITR 3 में ये फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे जो भी F&O के लॉसेस हैं वो आप यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हो, या फिर आप सेल की फिगर भी यहाँ पे आप डाल सकते हो इंडिविजुअल बेसिस पे, और यहाँ पे टोटल परचेस की फिगर आ जाएगी, तो यहाँ पे आपके लॉसेस डायरेक्टली निकल के आ जाएंगे। हमने यहाँ पे डायरेक्टली इंटर कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो ग्रॉस लॉस है ये ट्रांसफर हो गया। अब इसमें ब्रोकरेज और कमीशन जो टोटल है दोनों प्लेटफॉर्म को वो हमने ले लिया। इसके बाद टोटल नेट लॉस यहाँ पे आ जाती है, और ये नेट लॉस हमारी क्या होती है, ITR में रिपोर्ट की जाती है। इसके बाद छोटी सी बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर कर लेनी है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, कि आपने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, उसमें से लॉसेस आपके कितने हो गए, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया, वो माइनस हो जाते हैं, यहाँ पे नेट कैपिटल आ जाती है। इसके बाद कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, और 31 मार्च को क्या आपकी स्टॉक और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट थी वो आपकी रहेगी। टोटल यहाँ पे एक बैलेंस शीट आपकी प्रिपेयर हो जाती है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको ITR 3 फाइल करनी है। दोस्तों जो एक्सेल शीट आपने डाउनलोड की थी उसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको इंपोर्ट प्री फिल्ड डेटा पे क्लिक करना है। तो इंपोर्ट प्री फिल्ड डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, इनकम टैक्स पोर्टल पे मिलेगा। तो सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए, और यहाँ पे आपको ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है, देन इनकम टैक्स रिटर्न, और दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 25-26 देन आपको डाउनलोड कर लेना है, और इसके बाद आपको इंपोर्ट प्री फिल पे क्लिक करके वो फाइल आपको अटैच करनी है। यहाँ पे हमने पहले से अटैच किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड जो कि आपको फिलअप करना है, जैसे कि आप ITR को ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 39(1) पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी रेजिडेंशियल स्टेटस बतानी है, तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए नॉन रेजिडेंट सभी के लिए ITR 3 में व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आप रेजिडेंट पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे 182 डेज आपको सेलेक्ट कर लेना है टोटल पीरियड। तो ये ITR आपको न्यू रेजिम में फाइल करनी है, ओल्ड रेजिम में फाइल करनी है। यदि न्यू रेजिम में फाइल करनी है तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आप जो सेकेंड वाला ऑप्शन है नॉट अप्लीकेबल का, ये आपको टोटल सेलेक्ट कर देना है। ये ITR आपकी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, न्यू टैक्स रिजिम में हो जाएगी। लेकिन यदि आपने लास्ट ईयर ओल्ड टैक्स रिजिम में आने के लिए फॉर्म 10IE सबमिट किए थे, और इस बार आप अपनी ITR को ओल्ड रेजिम में फाइल करना चाहते हैं, न्यू रेजिम में फाइल करना है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कि आप फॉर्म 10IE को इस पर्टिकुलर 25-26 में फाइल करना चाहते हैं, मतलब क्या आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं। यदि आपका कुछ ऐसा है तो आप यहाँ पे सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे फॉर्म 10IE। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि क्या लास्ट ईयर आपने फॉर्म 10IE सबमिट किया था। यदि आपका आंसर है यस, तो आपको यहाँ पे यस पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको लास्ट ईयर का जो डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 10IE और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, और इस बार असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए भी यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, मतलब क्या आप ओल्ड रेजिम में ही अपनी ITR को फाइल करना चाहते हैं। तो उस केस में आपको यहाँ पे फिर से यस या नो सेलेक्ट करना है। यदि आप दोस्तों यस पे सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 में आप इस पे नो पे क्लिक कर रहे हो कि नहीं, मुझे अपनी ITR को क्या करनी है, न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करनी है। तो ऐसे केस में आपको एक बार आप लास्ट ईयर ऑप्ट आउट करने के लिए फॉर्म 10IE सबमिट किए थे, अब इस बार आप फिर से न्यू रेजिम में आना चाहते हैं तो आप फिर से फॉर्म 10IE सबमिट करेंगे, तभी आप इसमें आ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, फॉर्म 10IE 25-26 का यहाँ पे डेट और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन करना है। अब यहाँ पे क्या है कि हम इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, मतलब अपनी ITR को हम न्यू टैक्स रिजिम में ही फाइल करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में भी आपको क्या करना होगा, फॉर्म 10IE सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इसके बाद यहाँ पर आता है 139(1) का। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली आप कुछ केसेस दिए होते हैं, जो बेसिकली बेसिक एजम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है, तो उस केस में यहाँ पे नो पे ही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 5 है, इसको आपको नो रखना है। देन आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव SSC के लिए नो रखना है, और यहाँ पे डायरेक्टर के लिए आपको नो रखना है। और दोस्तों पार्टनर ऑफ फर्म के केस में आपके लिए नो एप्लीकेबल है, आप रख सकते हैं इसको। इसका इक्विटी शेयर्स के लिए यहाँ पर है कि क्या आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों आप नो पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फिर दोस्तों कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पर भी आपको दोनों नो रखना है।
और यहाँ पे देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करते हो। तो यहाँ पे ये है कि यदि आपकी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एक ईयर में 25 लाख से ज़्यादा की टर्नओवर हो रखी है बिजनेस में, या फिर आपकी प्रॉफिट जो है 2.5 लाख के ऊपर रही है, इन दोनों में से कोई भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके केस में जो भी होगा यस या नो आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको दोस्तों यहाँ पर है कि 44 AD AE या फिर इसके लिए आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते, अदरवाइज नो रखेंगे। इसके बाद टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़, यदि आपके केस में होगा तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है कि क्या आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है। यदि आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से क्वेश्चन पूछेगा। यदि आप यहाँ पे यस पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 95 वाला जो रूल एप्लीकेबल हो जाता है कि क्या आपकी जो रिसीट ऑफ पेमेंट है वो 95% डिजिटल मोड में उससे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होगा, जैसे इस केस में है कि टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन से उतने टर्नओवर इनके हुए नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे है कि क्या आप ऑडिट के लिए लायबल हैं, तो बेसिकली यहाँ पर अब ऑडिट की केस तब एप्लीकेबल होता है दोस्तों जबकि टर्नओवर 1 करोड़ रुपीज़ के ऊपर क्रॉस होती है नॉन डिजिटल मोड के लिए। लेकिन ये डिजिटल मोड में 95% से ज़्यादा हो तो 10 करोड़ रुपीज़ की टर्नओवर है। आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। ये शीट आपकी ओके यदि रहती है इसका मतलब कोई दिक्कत इसमें नहीं, आप आगे कर सकते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस पे आपको आना है। तो यहाँ पर अब इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है असेसमेंट 25-26 में कि इन तीनों ही ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग कोड दे दिए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे 21010 फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग के लिए, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए 21009 डाल दिए इन्होंने, और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स मतलब डिलीवरी बेस्ड के लिए इन्होंने 21011 मतलब जिसमें कि आपको कैपिटल गेन की इनकम हो रखी है वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यदि आप इसको नहीं भी इंटर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि इनका काम ही यही है, बिजनेस ही यही है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करना, तो ऐसे लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। और यदि आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, सैलरी पर्सन है और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे डिलीवरी बेस सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रेड नेम में जो भी आपका नेम होगा वो एंटर करें, अदरवाइज आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, FNO की ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट शीट है वो है बैलेंस शीट की। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, इंट्राडे हो, उस केस में तो आपको अपनी एक बैलेंस शीट बनानी ही पड़ती है। ठीक है, और यदि आपका कोई और भी बिजनेस है तो भी उस केस में आपको बैलेंस शीट अपनी बनानी पड़ती है। सकते हैं यहाँ पे देखिए कैपिटल है, तो ये कैपिटल का अमाउंट हम क्या करेंगे इसमें इंटर कर देंगे। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन से ही केवल ट्रेडिंग हुई है, उसके अलावा भी कोई आपकी और बिजनेस होगी और आपने बैलेंस शीट बनाई होगी तो आप यहाँ पर अमाउंट उसके अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आना है। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स में जो भी इन्वेस्टमेंट है 31 मार्च के डेट में, जैसे यहाँ पे जो अमाउंट है वो अमाउंट को हमने क्या कर दिया यहाँ पे इंटर किया हुआ है 110644। और इसके बाद यहाँ पे कैश और बैंक बैलेंस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड जो भी आपका अमाउंट होगा और कैश एट बैंक, ये दोनों अमाउंट हमने यहाँ पर इंटर किया हुआ है। ठीक है, तो ये नॉर्मल फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में एक छोटी सी बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी ही पड़ती है। और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होगा सिंडिकेटर्स, इसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट, ये सब आप फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नो अकाउंट केस के लिए है कि यदि आप मान लीजिए प्रीएम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के टर्नओवर दिखा रहे हैं और 6% 8% से ज़्यादा आप वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं प्रॉफिट को, तो उस केस में आपको क्रेडिटर, डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड और कैश बैलेंस यहाँ पे मैंडेटरी है फिगर को इंटर करना। इसके बाद आते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर। तो बेसिकली जो लोग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके लिए बेसिकली ये शीट एप्लीकेबल है। तो आपके ऊपर केस में मैं समझता हूँ रिलेवेंट नहीं होगा, आप इसको छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट शेड्यूल में आना है और यहाँ पर आपको सेल वैल्यू रिपोर्ट करनी है कि कितनी सेल वैल्यू आपकी हुई है ऑप्शन ट्रेडिंग से। यहाँ पे हमने सेल वैल्यू टोटल कैलकुलेट कर ली थी, तो ये फिगर हम क्या करेंगे यहाँ पर इंटर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा था वो था परचेस का फिगर। तो ये परचेस वैल्यू भी हमको क्या करनी है यहीं पे रिपोर्ट करनी है। देखिए यहाँ पे जो परचेस का अमाउंट है ये आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 8 में आता है। तो यहाँ पे परचेस की फिगर आपको इंटर कर देनी है। यहाँ पे देखिए आपका नेट लॉस ये कैलकुलेट होकर के आ गया 250050, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 250। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग का टर्नओवर रिपोर्ट करना है। तो आप फिर से अपनी जीरोधा की शीट को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिए टर्नओवर दिख रहा है, ये टर्नओवर का अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे है इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आपको
जो भी लॉसेस या प्रॉफिट हो रखे वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। जैसे कि इस केस में क्या हुआ है 10,2080 का ये लॉस हो रखा है। इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेक्शन में आना है। टोटल लॉस है वो ब्रॉड फॉरवर्ड होकर के आ चुकी है। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 46 में आना है। यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में आपने जो भी ब्रोकरेज या अदर एक्सपेंसेस पे किया हुआ था ब्रोकरेज के प्लेटफॉर्म पे वो आपको इंटर करना। यहाँ पे टोटल अमाउंट जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म का ये हमने टोटल कर लिया और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को इंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेंसेस भी यहाँ पे अपडेट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों पार्ट OI में आपको आना है। अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको मर्केंटाइल बेसिस सेलेक्ट करना है। इज देयर एनी चेंज ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग, नो पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक के मेथड्स वैल्यूएशन में आपको कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इस लेस पे आपको क्लिक करना है। एंड इज देयर एनी चेंज द मेथड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नो पे क्लिक करना है। बाकी आपको कुछ इंटर नहीं करना है। क्वांटिटेटिव डिटेल्स को भी आपको एज इट इज छोड़ देना, इसमें कुछ नहीं करना। इसके बाद शेड्यूल सैलरी में आपको आना है। देखिए यहाँ पे ITR 2 की फाइलिंग मैंने सिखाई थी कैसे करनी है, एक्सेल यूटिलिटी में भी ऑनलाइन मोड में भी, तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन हमने दी हुई है। ITR 2 में भी जस्ट लाइक इसी तरीके से रिपोर्टिंग होती है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट करेंगे तो आपको दिख जाए किस तरह से यहाँ रिपोर्टिंग करनी होती है। और इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी हमने सेपरेट इसके लिए सेशन किया था जिसमें कि हमने बताया था किस तरह से यहाँ पे एंट्री करनी है आपको हाउस प्रॉपर्टी केस में। आप उस वीडियो को चेकआउट करेंगे, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल BP पे आपको आना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल लॉस जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, इंट्राडे हो गया, सभी के लॉसेस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होके आ जाते हैं। और इसमें से दोस्तों यहाँ पे बाइफरकेशन हो जाता है कि इंट्राडे का कितना लॉस है, क्योंकि वो इस स्पेकुलेटिव लॉस की कैटेगरी में होता है, इसलिए यहाँ पे सेपरेटली मेंशन करना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों लॉसेस को क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर दे रहा है, क्योंकि ये जो स्पेकुलेटिव लॉस है ये आपका किसी भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं होगा, ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जब आपका इंट्राडे से प्रॉफिट होगा किसी साल में तो उससे एडजस्ट होगा। इसके बाद आपको कैपिटल गेन शेड्यूल में आना है और यहाँ पर 23 जुलाई के पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितनी हुई, 23 जुलाई के बाद कितनी हुई। यहाँ पे देखिए सेल वैल्यू हो गया, यहाँ पे परचेज हो गया और इसके बाद यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाते हैं। यहाँ पे टोटल वैल्यू 17,884, यहाँ पे 17,884 और जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई के पहले 23 जुलाई के बाद ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अमाउंट को इंटर कर दिया और ये हमारा टोटल भी इससे मैच कर रहा है। दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट शेड्यूल कैपिटल गेन की 112A पे आना है और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट में आपको दिखेगा, एक तो 23 जुलाई के पहले 23 जुलाई के बाद। यहाँ पे देखिए आपको ये सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए डेट सेलेक्ट करना है। तो 31 जनवरी 2018 के बाद के आपके सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बिफोर 23 जुलाई का ट्रांजेक्शन इंटर करना है। तो यहाँ पे आपको सेल वैल्यू इंटर करनी है और इसके बाद आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने में आपने परचेस किया था, इसके बाद 23 जुलाई के बाद का सेल वैल्यू, उसके बाद उसका टोटल कॉस्ट कितना आया। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू है 23 जुलाई पहले की, 23 जुलाई के बाद की सेल वैल्यू है और ये परचेस वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंटर किया हुआ है। तो अमाउंट इंटर करने के बाद आपको ये जो अमाउंट है कैपिटल गेन का आपको इस अपने शीट से क्या करना है, मैच कराना है। 288,747 और यहाँ पे भी 288,747 ये हमारा टैली कर चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये सब शेड्यूल्स पे कुछ नहीं करना है। अदर सोर्सेज में आप आएंगे तो यहाँ पर भी डेटा आपका क्या होता है, प्री फिल्ड होकर के आता है। जितने भी आपके इनकम होंगे वो अदर सोर्सेज में यहाँ पे दिख जाते हैं। इसके बाद CYLA, BFLA, इसमें आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसके बाद आपको TDS वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपके इनकम पे जो TDS कटा होगा यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक फिल्ड होके आ जाता है। यदि नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स जो है इंटर करनी होगी। ठीक है, और इसके बाद अदर देन सैलरी के केस में TDS कटा है तो वो भी यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल्स चेक करनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका प्री फिल्ड होकर के डेटा, नेम ऑफ बैंक और उसका FSC कोड, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट और कौन से अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए वो आपको यहाँ पे प्रॉपर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों ओवरऑल सारे शेड्यूल्स को अपडेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। आपकी जो भी कॉम्पिटिशन होगी ये कर देगा। करने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट जेसन पे क्लिक करना है। आपको एक अपनी फाइल जेसन वाली डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है। दोस्तों यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 25, 26 और आपको यहाँ पे ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करना है क्योंकि इसकी फाइलिंग ऑफलाइन मोड में ही हो रही है। 139(1) सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है और देन आपको यहाँ पे ITR 3 फॉर्म सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अटैच फाइल,
तो जो जेसन फाइल आपने जनरेट की हुई है वो जेसन फाइल आपको यहाँ पे क्या करना है, अटैच कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। आपका जो भी आधार OTP वगैरह इंटर करिए, इसके बाद फिर आप अपने ITR को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस आपको कैसे लगे वीडियो में लिख करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।